स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले जितने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन भर दो। मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो आज की ये क्लास हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड हमने ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन। आज उस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट हो जिसे लग रहा है पार्ट 2 तो ठीक है, पर पार्ट 1 कहाँ मिलेगा, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर आप चेक कर सकते हो या फिर इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो पुराने बच्चे हैं, आपको तो पता ही है क्या करना है, सब लोग शेयर करो इस क्लास को, सबको बताओ कि मैम लाइव है। फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर। चलो, तो आधा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, बाकी का आधा चैप्टर आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। पहले चैप्टर के बीच में एक बॉक्स में एक कहानी बता रखी है, तो उस कहानी को हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एंशियंट ग्रीस के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो एंशियंट ग्रीस में, एथेंस में ये कहानी चल रही थी। तो वहां पर रहते थे सोक्रेट्स, जो कि उस टाइम पर ऐसा अक्सर बोला जाता था कि सोक्रेट्स वाइजेस्ट मैन है एथेंस के। ठीक है, वहां के सबसे वाइज मैन है सोक्रेट्स। ही वॉज नोन फॉर क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलरली हेल्ड बिलीफ अबाउट सोसाइटी। तो सोक्रेट्स इस चीज के लिए बहुत फेमस थे कि सोसाइटी में लोगों के जो भी विश्वास होते थे, सोसाइटी में जो भी लोग रिलीजन फॉलो करते थे, पॉलिटिकल सिस्टम जैसा भी होता था, उन सारी चीजों को क्वेश्चन करते थे सोक्रेट्स कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो सोसाइटी में जो कुछ होता था उन चीजों को क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। फॉर दिस ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ बाय द रूलर। एंड इसी वजह से एथेंस के जो राजा थे उनको ये पसंद नहीं था कि सोक्रेट्स इतने वाइज हैं, हर एक चीज को क्वेश्चन करते रहते हैं। एंड अल्टीमेटली मोर और लेस इसी रीजन के वजह से इनको मार भी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि सोक्रेट्स के एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट का नाम था प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो क्या करते हैं, वो एक किताब लिखते हैं। ठीक है, एंड उनके बुक का नाम होता है द रिपब्लिक। सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो। प्लेटो एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम था द रिपब्लिक। और बुक के अंदर प्लेटो एक किरदार बनाते हैं एंड उस किरदार, उस कैरेक्टर का नाम प्लेटो क्या रखते हैं, सोक्रेट्स। अपने टीचर के ऊपर वो अपने कैरेक्टर का भी नाम रख देते हैं सोक्रेट्स। और इस बुक में क्या हो रहा होता है, इस बुक में सोक्रेट्स अलग अलग चीजों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं एंड सबको समझा रहे होते हैं कि जस्टिस का क्या मतलब है, ये सारी चीजें। तो इस बुक में एक डायलॉग है जहां पर सोक्रेट्स एक और इंसान के साथ बात कर रहे हैं, सेफिलस के साथ बात कर रहे हैं सोक्रेट्स। एंड बात करते करते सोक्रेट्स सेफिलस एंड उनके दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि जस्टिस का असली मतलब क्या होता है। सोक्रेट्स यूजेस रीजन। तो बुक में क्या था, सोक्रेट्स रीजनिंग को यूज करके चीजें समझाते थे, जस्टिस का मतलब, इक्वालिटी का मतलब, रीजनिंग यूज करके लॉजिकल तरीकों से चीजों को समझाते थे। हिज एडवर्सरीज इवेंचुअली एडमिटेड। एंड फाइनली क्या होता था, जब सोक्रेट्स रीजनिंग को यूज करके, लॉजिक को यूज करके इतना सब समझाते थे, तो जिन भी लोगों की बात हो रही होती थी सोक्रेट्स के साथ, वो समझ जाते थे अल्टीमेटली कि जस्टिस का क्या मतलब है, इक्वालिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो यार ये तो मैं तुम्हें कहती रहती हूँ, जैसी मेरी किस्मत है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्लास मेरी बिना कोई टेक्निकल चीजों के बिना हो जाए। चलो ठीक है, कूल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, सोक्रेट्स लॉजिकल रीजनिंग से लोगों को समझाते थे। तो हमारे एक छोटे से बॉक्स में ये दे रखा था, तो समझा दिया मैंने तुम्हें। अब हम आगे टॉपिक को कवर करते हैं।
पुटिंग पॉलिटिकल थियरी टू प्रैक्टिस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन दिस टेक्स्ट बुक वी कन्फाइन आवरसेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी, दैट विच डील्स विद ओरिजिन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडिया। कह रहे हैं इस बुक में हम लोग पॉलिटिकल थियरी के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो इस बुक में हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थियरी का ओरिजिन कैसे हुआ, पॉलिटिकल थियरी होता क्या है, पॉलिटिकल आइडियाज जो हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस बुक में फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सारे पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में इन डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सुनकर आप लोगों को मे बी लगता भी हो, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो अक्सर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि इक्वालिटी का मतलब क्या है, क्या इक्वालिटी मैटर करता है। तो अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट जो हैं वो अक्सर फ्रीडम और इक्वालिटी की अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है प्लेटो के लिए इक्वालिटी का मतलब अलग हो, और फॉर एग्जाम्पल हो सकता है रूजो के लिए इक्वालिटी का मतलब अलग हो। ये मैं एग्जांपल्स बस तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ। तो अलग अलग पॉलिटिकल थियरिस्ट अलग अलग डेफिनेशन देते हैं फ्रीडम की या फिर इक्वालिटी की। ठीक है, तो इन अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में भी हम लोग पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं। अब देखो मैथ्स में तो क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर एक चीज का फिक्स्ड आंसर होता है ना। जैसे अगर मैं तुम लोगों से कह दूं कि भाई ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, ठीक है, क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला। तुम लोग सोच रहे होगे क्या यार पॉलिटिकल साइंस के क्लास में मैथ्स आ गई। मुझे भी मैथ्स कुछ खास पसंद है नहीं, ठीक है, पर पर हाँ इतना तो हम लोगों ने आई थिंक 7th 8th में पढ़ा दिया होगा। ठीक है, चलो, तो अगर मैं तुम लोगों को कुछ कुछ नंबर दे दूं कि ये हाइट है, ये बेस है, और मैं तुम लोगों से बोलूं कि भाई इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो सबका आंसर सेम आएगा, है ना। हर एक बच्चे का आंसर सेम आएगा। अगर किसी और बच्चे का आंसर थोड़ा अलग आ रहा है तो हम कहेंगे कि भाई तुमने कुछ तो गलती करी है, ठीक है, तुम्हारा आंसर गलत है। पर पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैथ्स में आंसर फिक्स्ड होता है, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लोगों के लिए इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सब का मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लड़की है, वो अपने घर पे रहती है, छोटी बहन है वो, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़ा भाई है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम बताओ तुम्हारे लिए इक्वालिटी का क्या मतलब है। तो उस लड़की ने कहा कि दीदी मेरे लिए इक्वालिटी का मतलब ये है कि मेरे घर में मेरे भाई की बहुत ज्यादा चलती है, मेरे भाई के पास बहुत ज्यादा आजादी है, मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे कोई घर के बाहर नहीं जाने देता, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करने देता। तो मेरे लिए इक्वालिटी होगी अगर मैं अपने भाई के बराबर पहुंच जाऊं राइट्स के मामले में, है ना। मान लो मैंने किसी एक ऐसी लड़की से जाकर पूछा जो काम करती है, ऑफिस में काम करती है, कि यार आप बताओ आपके लिए इक्वालिटी क्या है। तो उस लड़की ने बोला कि दीदी मेरे लिए तो इक्वालिटी ये होगा कि जो लड़कों को सैलरी मिल रही है मुझे भी उतनी सैलरी मिल जाए। बहुत सारे लड़के हैं जिनकी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम तरीके से काम करते हैं, पर उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है, लड़कियों को कम सैलरी मिल रही है। तो अगर हम सबको सेम सैलरी मिलने लगे मेरे लिए तो वो इक्वालिटी होगा। अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल में दोनों के लिए इक्वालिटी का मतलब अलग है, पर गलत कोई भी नहीं है, दोनों अपने अपने नजरिए से सही बोल रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं वो इक्वालिटी ही है। तो पॉलिटिकल थियोरी में अलग अलग चीजों का आंसर अलग अलग हो सकता है, पर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आंसर्स हमारे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है कि पॉलिटिकल थियोरी जैसे सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं एक ही शब्द के। तो इसका आंसर ये है कि पॉलिटिकल थियोरी जैसे सब्जेक्ट्स में हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं, है ना। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। पॉलिटिकल थियोरी में इंसानों के बारे में बात होती है, थिंग्स के बारे में फोकस नहीं किया जाता, है ना। अगर तुम थिंग्स के ऊपर, अगर तुम ट्राइंगल, स्क्वायर, किसी सामान के ऊपर फोकस करोगे तो आंसर फिक्स्ड होगा। पर अगर तुम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर फोकस करोगे, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है, तो आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो अगर हम इस तरीके से चले तो सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो ऐसे में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए,
ठीक है, तो इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक ही टॉपिक को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, है ना। अभी तुमसे बोला गया कि इक्वालिटी का एक डेफिनेशन निकालना मुश्किल है, अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वालिटी में क्या क्या अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो मान लो कि हम सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के लाइन में हम सब लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग लाइन काट के आगे लग जाते हैं, है ना, वो बाद में आते हैं, पर वो हमसे पीछे नहीं लगते लाइन में, वो लोग लाइन काट के आगे लग जाते हैं, है ना। कभी कभी लोग उनको टोक देते हैं कि भाई लाइन लगी हुई है, तुम पीछे जाकर खड़े हो जाओ, है ना। अगर ऐसा होता है तो हमें अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता और फिर हमें मन ही मन बुरा भी लगता है कि यार ये तो गलत है, मैं इतने टाइम से लाइन में खड़ी हूं पर ये इंसान मेरे से आगे आके लग गया, ठीक है। हमें बुरा क्यों लगता है, क्योंकि मन ही मन हमें पता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम सब जब लाइन में खड़े हुए हैं तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर कोई चीटिंग करके तुमसे आगे निकल जाए तो बुरा लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है दैट इक्वालिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वालिटी का क्या मतलब है कि हम सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि मान लो हम सब लाइन में लगे हुए हैं, तो अगर साइड में एक और लाइन लगा दी जाए जहां पर सिर्फ ओल्ड लोग या डिसेबल्ड लोग लग सकते हैं, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, है ना। अगर मान लो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और साइड में कोई दूसरी लाइन लगवा दी जाए जहां पे ओल्ड लोग और डिसेबल्ड लोग जा सकते हैं, एंड मान लो अगर वो लाइन ज्यादा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हमें लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंड ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना वो इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर कुछ लोगों को थोड़ी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग तो ऐसे लाइन में लगे हुए हैं, अब थोड़ा और बड़े सेंस में सोचो, ठीक है। कहीं उस हॉस्पिटल के बहुत पास में ही एक स्लम एरिया है, एंड वहां पर एक बच्चा है, ठीक है। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। तो उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो है, पर उसके घर में पैसा नहीं है, तो कोई भी उस बेचारे को हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पा रहा। तो ये क्या है? अब आपको क्या लग रहा है, ये इक्वालिटी के टॉपिक में हम इस चीज को भी गिन सकते हैं, है ना। इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराना, पर कुछ लोग जो हैं उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं होती, है ना। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सारी चीजों के लिए इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप इस सिचुएशन को समझ पाओ, इफ वी आर सेंसिटिव, अगर हम थोड़ा सेंसिटिव तरीके से सोचे, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो चीज सोसाइटी में हो रही है ये फेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि कुछ लोगों के लिए आसान है पढ़ना, जॉब लेना, हॉस्पिटल जाना, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। वी कम टू रियलाइज दैट इक्वालिटी मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फेयरनेस। हमें एहसास होता है कि इक्वालिटी में लोगों को फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सो दैट ऐसे जो लोग हैं जो पुअर हैं उनको ऐसा फील ना हो कि यार हम तो गरीब हैं इसीलिए हमें इक्वालिटी मिल नहीं पा रही, ठीक है। तो अगर आप इसी इसी चीज के बारे में और सोचो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके फैमिली के पास उतना पैसा नहीं होता, या फिर वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनसे बोल दिया जाता है कि यार तुम लड़की हो, तुम घर पे रहो, तुम अपने भाई बहन का ध्यान रखो, तुम्हारे पेरेंट्स काम करने के लिए जाएंगे, तुम्हारा जो छोटा भाई है उसे स्कूल भेज दिया जाएगा, पर तुम घर पे रुको, तुम घर का काम संभालो और अपने भाई बहनों का ध्यान रखो, ठीक है। इवन दो कह रहे हैं कि संविधान में तो लिखा भी हुआ है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन देंगे हम सबको, है ना, संविधान में तो लिखा हुआ है, पर सच्चाई ये है कि ये राइट बहुत हद तक फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब हमने लिख तो दिया, पर ये 100% तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ना। तो ऐसे में हमें भी फील होता है गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को और अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि इनके पेरेंट्स आराम से इन बच्चों को स्कूल भेज सकें, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वालिटी इतना आसान टॉपिक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है,
ठीक है, तो जब हम लोग क्यू में लगे हुए होते हैं, जब हम लोग लाइन में लगे हुए होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि यार हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई हमारे लाइन को कट करके आगे ना चले जाए। ठीक है, और अगर हमारे क्यू के साइड में कोई लाइन लगा दी जाए ओल्ड लोगों के लिए, तो हमें समझ में आता है कि ठीक है, इनको स्पेशल जरूरत है इस लाइन की, है ना। नेक्स्ट, अगर हम इक्वालिटी में और सोचें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है, वी मस्ट बी एनेबल टू गो टू स्कूल और गेट हेल्प थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स सच एज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि सबके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, वो हॉस्पिटल जा पाए, उनको फेयर सैलरी मिले, है ना। पर कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो देखे कि सब तक खाना पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब तक हेल्थ केयर पहुंच रहा है। तो कौन देखता है ये? गवर्नमेंट देखती है ये कि उस शहर के जो भी लोग हैं, देश के जो भी लोग हैं, उनका वेल बीइंग बना रहे। ठीक है, मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि इक्वालिटी के इतने सारे डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है वो कंटेक्स्ट पे निर्भर करती है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वालिटी का डेफिनेशन चेंज हो सकता है। वी स्टार्टेड विथ व्हाट इट मेंट फॉर आवरसेल्फ। हमने पहले समझा कि इक्वालिटी का मतलब हमारे लिए क्या है, फिर हमने दूसरों के बारे में सोचा कि पुअर लोगों के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए या डिसेबल्ड लोगों के लिए इक्वालिटी का मतलब क्या है। तो हमें धीरे धीरे एहसास हुआ कि इक्वालिटी टॉपिक के बहुत सारे पहलू हैं या बहुत सारे लेयर्स हैं, एंड पॉलिटिकल थियोरी में ये होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। टॉपिक्स बहुत डीप होते हैं, टॉपिक्स के बहुत ज्यादा लेयर होते हैं। Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language. जो political theorist हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्डिनरी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से काम आते हैं। ठीक है, ये लोग डिबेट भी करते हैं, इक्वालिटी के अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन भी करते हैं, ताकि ये पॉलिटिकल आइडियाज को और सिस्टमैटिक तरीके से समझ पाए। तो किन किन टॉपिक्स के बारे में ये लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ कब होगी, काफी कब होगी। ठीक है, कब लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस हद तक लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना ठीक है या नहीं है, क्या गरीब बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए स्कूल में ताकि उनको एक एनकरेजमेंट मिले कि हाँ स्कूल जाएंगे तो खाना भी मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें लेकर हमारे पॉलिटिकल थियरिस्ट ने बहुत लंबे लंबे टाइम तक डिबेट्स एंड डिस्कशन कर रखे हैं। और पॉलिटिकल थियोरी में जो भी हम चीजें पढ़ते हैं ना, दे आर एमिनेंटली प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको इक्वालिटी के बारे में जो इतना सा एक टॉपिक पढ़ाया वो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगा होगा, है ना। मैंने जो भी एग्जांपल्स दिए वो हमारे डेली लाइफ में सही में होते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हैं, आपको अपने आसपास सही में होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं वो अक्सर पॉलिसीज बनाने में, अगर कल को एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई पॉलिसी बन रही है, तो हमारे पॉलिटिकल थियरिस्ट इन पॉलिसीज को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी so also in the case of other concept, political theorists engage with everyday opinion, debate possible meaning। कह रहे हैं कि जैसा इक्वालिटी के साथ है वैसे ही बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ भी, फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी पॉलिटिकल थियरिस्ट बहुत ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं और एवरीडे लाइफ के साथ इन कॉन्सेप्ट्स को ये लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ये तो पहला चैप्टर है तो आपको बहुत ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है, एक इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ दिया जा रहा है।
पर यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसी बुक में, तो इनमें से काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल आपको समझाया जाएगा, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, सिटीजनशिप, इन सब के बारे में, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब के बारे में अलग से एक चैप्टर है। जैसे इक्वालिटी चैप्टर जो है उसमें पूरा पूरा हम समझेंगे कि इक्वालिटी क्या है। ठीक है, यहां तक कूल है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियोरी, क्यों पढ़ना चाहिए हमें पॉलिटिकल थियोरी। बहुत बढ़िया ठीक है, एक मिनट अभी ठीक कर देते हैं, कूल है, आगे बढ़ते हैं। चलो, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियोरी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल थियोरी, ये समझते हैं। ठीक है, वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थियोरी, इज इट नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियंस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल थियोरी हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस टाइप के सब्जेक्ट्स तो उनको पढ़ने चाहिए जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखा है ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट जो ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस, आईपीएस ये सब बनना चाहते हो, या फिर उन लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल थियोरी पढ़ाना चाहते हो, है ना। ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट। अगर किसी को लॉयर बनना है, किसी को जज बनना है, संविधान का मतलब समझना है, किसी को जर्नलिज्म में राइट्स के बारे में समझाना है, तो इस टाइप के लोगों को लेना चाहिए, है ना। इस टाइप के लोगों को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए एंड इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। तुम लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। What do we gain by knowing the meaning of freedom और equality? जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तुम जैसे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या फायदा होगा फ्रीडम या इक्वालिटी का मतलब जानकर, ये समझते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला रीजन जिसकी वजह से तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, पहला रीजन क्या है, तुम लोग अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, पर आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके लॉयर बनना चाहते होंगे, जज बनना चाहते होंगे, टीचर बनना चाहते होंगे, जर्नलिस्ट बनना चाहते होंगे, आईएएस बनना चाहते होंगे, है ना। तो तुम्हारे फ्यूचर में तुम जो प्रोफेशन लेने वाले हो उसके लिए अगर तुम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो तो कुछ चला थोड़ी जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जो फ्यूचर में इन्हीं में से कुछ बनना चाहते होंगे, तो उन बच्चों के लिए तो ये सब्जेक्ट रेलेवेंट है ही। अब हो सकता है यहाँ पर कोई एक ऐसा बच्चा हो जो ऐसा सोच रहा हो कि दीदी मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ना टीचर बनना है ना आईएएस बनना है, इनमें से मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो कुछ और ही करना है। ठीक है, मुझे तो मान लो बिजनेस करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर है हमारे पास। तो आप लोगों को, आप सब लोगों को मैथ्स पढ़ाई जाती है, 10th तक तो सभी के पास मैथ्स होती है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है यार कि मैथ्स, जिन्होंने भी मैथ्स पढ़ा वो इंजीनियर बन जाते हैं, ठीक है, या मैथमेटिशियन बन जाते हैं। मैथ्स में बहुत सारी चीजें हमने ऐसी सीखी हैं जो हमें डेली लाइफ में काम आती हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसे टोक मत देना पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाती हो दीदी आप डेली लाइफ में, पर तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैथ्स हम जब पढ़ते हैं तो 10th तक तुमने जो भी मैथ्स पढ़ी वो पूरे जिंदगी तुम्हें काम आएगी, डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहता है मैथ्स का नॉलेज, है ना। सिमिलरली पॉलिटिकल थियोरी के साथ है, पॉलिटिकल थियोरी में जो तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम इनमें से किसी लॉयर, जज, ऐसा कोई करियर तुम्हें नहीं भी बनाना, तो भी पॉलिटिकल थियोरी में तुम जो कुछ पढ़ रहे हो वो तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ ह्यूमैनिटीज के बच्चों से कि तुम लोगों का सिलेबस ऐसा है, पर्टिकुलरली 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ऐसा है कि ये सिलेबस ना तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देगा, जो कि सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको पॉलिटिकल थियोरी पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, और क्या रीजन है पॉलिटिकल थियोरी पढ़ने का। चलो तुम आईएएस नहीं बनना, तुम्हें जज नहीं बनना, लॉयर नहीं बनना, पर सिटीजन तो हो, तो है ना, इंडिया के सिटीजन तो हो, तो तुम्हें अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें अपने देश के बारे में, तुम्हें अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए, ताकि तुम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट कर पाओ। ठीक है, ताकि तुम्हें अपने देश के बारे में अवेयरनेस हो, अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं,
कि आप में से काफी सारे बच्चे हो सकता है आगे जाकर बातचीत करें, डिस्कशन करें, ग्राम सभा में तुम पार्टिसिपेट कर लो, या फिर हो सकता है किसी वेबसाइट में तुम लोग डिस्कशन करने लगो, पोल करने लगो। तो तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए देश के बारे में, फ्रीडम, इक्वालिटी, इन सब के बारे में तो मेरी मानो तो हर सिटीजन को पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए भी आपको ये सब बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आप रैंडमली कुछ भी बोलोगे देश के बारे में कोई फायदा नहीं है, ताकि आपका एक मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू हो, ताकि आप लॉजिकल तरीके से देश के दिक्कतों को समझ पाओ, इसीलिए भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है हमारे बुक में कि सिटीजन्स, पता है म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है ना, तो कॉन्सर्ट के ऑडियंस की तरह होते हैं सिटीजन। क्या मतलब है इसका? मान लो कि आप किसी बैंड में हो, ठीक है, मान लो कि तुम लोग किसी बैंड में हो और तुम लोग किसी स्टेज पे गए हो परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और तुम गाना गा रहे हो, तुम अपने बैंड का सबसे फेमस गाना गा रहे हो, और ऑडियंस में सारे लोग सो रहे हैं, ठीक है, उन्हें तुम्हारा गाना नहीं पता, उन्हें मजा नहीं आ रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, वो सो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम्हें भी अच्छे से गाने का मन नहीं करेगा ना, मन ही मन तुम्हें लगने लगेगा कि यार जल्दी जल्दी गाना निपटा कर चलते हैं घर, है ना। पर ऑन दी अदर हैंड, मान लो तुम किसी बैंड में हो, तुम गाना बजा रहे हो, पर जो तुम्हारी ऑडियंस है वो प्यार करती है तुमसे, ठीक है, वो तुम्हारे साथ साथ गा रहे हैं, वो तुम्हें एंकरेज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए क्लैप कर रहे हैं, तो तुम बहुत खुश हो जाओगे ना, फिर तुम और दिल से काम करोगे, अपना बेस्ट देकर गाना गाओगे, है ना। तो सेम चीज गवर्नमेंट के साथ भी होती है। तो जब गवर्नमेंट काम करती है तो हम म्यूजिक बैंड के ऑडियंस की तरह होते हैं हम सिटीजन। तो अगर हम गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें फीडबैक देंगे, तो गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। पर अगर गवर्नमेंट काम कर रही है और हम सो रहे हैं, हम गवर्नमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट शायद उतने अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल थियोरी पढ़ते हैं। थर्ड रीजन क्या है? पॉलिटिकल थियोरी में आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये रैंडम टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इन टॉपिक्स के बारे में फालतू में पढ़ रहे हैं, रैंडमली उठा लिया, आसान लग रहे हैं इसीलिए उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये रैंडम टॉपिक्स नहीं है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, इन सब के बारे में बात करूं, तो ये हम डेली लाइफ में इन सारी चीजों को देखते हैं, स्कूल बस में, कॉलेज में, फैमिली में, मॉल में, है ना। तो हमें इक्वालिटी, भेदभाव, ये सब डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब डेली लाइफ में देखने को मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, लॉजिकल तरीके से सोचना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इफ वी फील ऑप्रेस्ड, कह रहे हैं कि भेदभाव तो सोसाइटी में इधर उधर होता रहता है, जो कि गलत है, पर अगर भेदभाव हमारे साथ हो ना तो हमें बहुत बुरा लगता है ना। हो सकता है कि हमें वायलेंट भी फील हो कि यार जो बंदा मेरे साथ भेदभाव कर रहा है वो तो बहुत ही बुरा है। तो अगर हमारे साथ भेदभाव होता है हमें बहुत बुरा लगता है। और जो लोग भेदभाव कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी को परेशान कर रही होती है, अक्सर वो लोग क्या सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उस इंसान को बुरा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कई बार तो क्या होता है, लोग अपने मेड्स एंड सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, एंड फिर ऐसा बोलते हैं कि ये तो जो सर्वेंट है ये तो डिजर्व करता है ऐसी बेकार ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है, ये भेदभाव है, हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ये गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल थियरी encourages us to do is examine our idea and feeling about political things। पॉलिटिकल थियरी की वजह से क्या होता है, हम अपने पॉलिटिकल आइडियाज को, फीलिंग्स को और अच्छे से समझ पाते हैं, और हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को एक लॉजिकल नजरिए से देख पाते हैं, ठीक है। वी बिकम मॉडरेट इन आर आइडियाज एंड फीलिंग्स। पॉलिटिकल ओपिनियन हमारा मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, और तुम एक कम्युनिटी की साइड ले रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन, तुम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो तुम उस कम्युनिटी की साइड ले रहे हो, ठीक है, वो इंसान तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसकी साइड ले रहे हो। पॉलिटिकल थियरी की वजह से क्या होता है, हम लॉजिकल तरीके से
मॉडरेट तरीके से, काम तरीके से सिचुएशन को समझ पाते हैं, अपने पॉलिटिकल आइडियाज को भी इन डिटेल हम समझ पाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स पता है डिबेट भी करते हैं, अलग अलग स्कूल में तो डिबेट कंपटीशन भी होता है। तो जब तुम डिबेट करो, डिस्कशन करो या कॉम्पिटिशन्स में जाओ, तो तुम्हारे अंदर कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी थोड़ी बोलकर आ जाओगे। इसीलिए तुम्हें पॉलिटिकल थियोरी में ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म, ये सब तुम्हें अलग अलग डिबेट्स, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट्स में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, political theory exposes us to systematic thinking on justice or equality so that we can polish our opinions and argue in an informed manner and for the sake of common interest. Political theory के वजह से क्या होता है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सारे टॉपिक के बारे में हम सिस्टमैटिक तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं, हम अपने ओपिनियन को और बेटर करते हैं, हम इन्फॉर्म्ड मैनर में बात करते हैं। इन्फॉर्म्ड मैनर मतलब एक तो होता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम रैंडमली कुछ भी कह रहे हो। इन्फॉर्म्ड मैनर मतलब तुमने पढ़ लिया, तुमने समझ लिया और तुम उस हिसाब से बात कर रहे हो। तो पॉलिटिकल थियोरी के वजह से हम एक इन्फॉर्म्ड मैनर में भी काम कर पाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियोरी से क्या होगा, तुम अच्छे से डिबेट कर पाओगे, तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना, तुम्हारे अंदर ज्यादा नॉलेज भी होगी। इसी के साथ बच्चों हमारा ये सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया है, मतलब चैप्टर खत्म हो गया। तो वेरी गुड, सब लोग अपने लिए जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो, हमने एक चैप्टर खत्म कर दिया है। ठीक है, तो सो प्राउड ऑफ यू बच्चों, आप लोगों ने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। पर मुझे थोड़ी सी और कुछ चीजें बतानी है तुम्हें, वो भी सुन के जाओ। तो ये तो हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी। अगर आप मेरे साथ टॉपर लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, एवरेज प्रिपरेशन से ऊपर उठकर नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस हो रही हैं एंड इन लाइव क्लासेस में हम ह्यूमैनिटीज के पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आपके डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से क्लास लगेगी जहां पे मैं आपके सारे डाउट्स को लाइव आकर सॉल्व करूंगी। आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एंड अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये बेस्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। क्यों? क्योंकि फिलहाल अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर चल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अप्रैल 24 तक है, तो फायदा उठाओ सब लोग इस डिस्काउंट का। ठीक है, अप्रैल 24 से पहले पहले हमारे बैच को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये डिस्काउंट मिले। आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है आपका अनुष्या। ठीक है, तो ANUSHYA, इस कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है मैं वो और समझा देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग क्लास के लिंक दिखेंगे। क्लास 11 कह के एक लिंक दे रखा है, क्लास 12 कह के एक लिंक दे रखा है। आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है उस क्लास के साइड में जो लिंक है उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक OTP आएगा, OTP भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको जितने महीने तक भी हमारा बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपसे कोड मांगा जाएगा, जितने महीने का भी बैच चाहिए वो सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है। जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट कर दो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। ओके, तो मेनली बच्चों मुझे आज के क्लास में आपको इतना ही बताना था। बाकी अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो दो चीजें और सुन लो। इस चैप्टर के नोट्स में आपको टेलीग्राम पर भेजूंगी, सोशल स्कूल नाम से हमारा टेलीग्राम है, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। दूसरी चीज, चैप्टर तो खत्म,
तो कल रात को 9 बजे मैं एक फ्री क्लास रखूंगी जहां पर हम इस क्लास के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, पोल सेशन करेंगे। कोई भी मिस मत करना। कल 9 बजे जो क्लास होगी उसका लिंक मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, यूट्यूब के कम्युनिटी पर भी डाल दूंगी। बिल्कुल मिस नहीं करना, सब लोग टाइम से उस क्लास में पहुंच जाना, ठीक है। चलो ओके बच्चों, तो मेनली आज इतना ही कवर कराना था। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, शो योर लव एंड सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।